हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इसमें आप यूपी पुलिस में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी अच्छी चीज लेके आए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई। यानी 2 वर्ष में जो रुपए थे वो 1600 बन गए, तो ये मिश्रण हो गया 2 वर्ष में। 3 वर्ष में इतना हो गया। जब भी कभी लगातार के वर्षों का मिश्रण दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, तो उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में जो रुपए हो जाते हैं वो 1680 रुपए हो जाते हैं। फिर दिया है 2 वर्ष में 1600 रुपए, 2 वर्ष में जो हो जाते हैं 1600 रुपये हो जाते हैं। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जो अंतर इनका होता है वो 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 4 हो या 4 3 हो, लगातार ये वर्ष हो तो डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना अंतर हो जाएगा, 80 रुपये। ये ब्याज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस पर, 1600 रुपये पर ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1600, ब्याज कितना हो जाएगा 80, समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष। अब दर का फार्मूला लगा लेंगे। तो दर का फार्मूला आपको भी याद होगा। दर का फार्मूला होता है मूल दर बराबर ब्याज गुणे 100 और अपान में मूलधन और गुणे समय। मान डाल देंगे, ब्याज कितना 80 है और मल्टीप्लाई में 100 लिखेंगे। मूलधन कितना है, ये मूलधन छोटा जो मान हो, छोटी राशि होती है वो मूलधन होती है 1600 और समय तो 1 वर्ष का ब्याज है तो 1। अब काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा 5%। जो रेट है वो 5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। एक तो इसको समीकरण बना के लगा सकते हैं आप, लेकिन समीकरण बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको बाई ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। एक तो बोला है अगर सही टिक करता है, सही हल करता है तो एक प्रश्न पे 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर वो गलत टिक करता है तो उसको 2 नंबर काट लिए जाते हैं एक गलत पे, ठीक है। लेकिन उसने कितने प्रश्नों को हल किया, 120 को हल किया, टोटल 120 हल किए और 285 अंक है, ठीक है। तो हल करके टोटल 285 अंक जिसमें आ जाएंगे वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दिया है, सही उत्तर दिया, तो ये सही उत्तर हम इसको मान रहे हैं। पहले इसको मान रहे हैं कि 60 उसने सही हल किए। सही उत्तर उसने जो हल किए कितने, 60, टोटल 120 किए तो 60 गलत किए होंगे। 60 कैसे किए होंगे, गलत किए होंगे, ठीक है। अब 60 सही के लिए नंबर कितने, 5 1 के लिए, तो 60 के लिए कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। प्लस नहीं, ये तो कट जाएंगे, गलत पे 2 कटते हैं तो 60 दूनी 120 कट जाएंगे। अगर 120 घटाएंगे कितना बचेगा, एक तो 180 बचेगा, ठीक है। लेकिन 180 तो अंक नहीं आ रहे हैं, कितना है 285, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो सी वाला ये चेक कर रहे हैं। अगर उसने 75 मान लो सही पूछा जा रहा है तो उत्तर सही के दिए होंगे, 75 सही किया उसने, तो 120 में से 75 घटा लें कितना बचेगा, यानी 120 है ये, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, यहाँ बचा 11 7 4 45 उसने गलत किए होंगे। सही उसने कितने किए, मान लो 75 सही किए और गलत कितने किए, 45 ये किए, ठीक है। तो 75 के लिए कितने नंबर, सही के लिए 1 के लिए 5 आते हैं, तो 75 5 की गुणा कर लेंगे, 75 पंचे 25 के 5 और 5 सटे 35 2 37, यानी 375 तो उसको नंबर सही के मिले हैं। फिर 45 नंबर गलत किए उसने, 45 अगर गलत टिक लगाए हैं तो एक के लिए 2 कटता है, 45 में 90 कट जाएंगे नंबर, तो कितने बचेंगे, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ दाहिनी 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2, तो 285 बचते हैं। तो फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि 285 बोला है तो उसने कितने सही उत्तर किए हैं, 75 सही किए हैं, ये पूछा जा रहा था, और 45 गलत किए, ये तो समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, समीकरण को हल करके सही विकल्प चुने। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले इसमें आपने वर्ड मास पढ़ा होगा, तो उस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उसमें डिवाइड के बाद में डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे। 4 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 4 से 8 को भाग करेंगे 2 आएगा। फिर 24 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 22 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें ये 22 बचेगा
और अपान में कितना, भाग को बटे में लिख सकते हैं, बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा और बटे में कितना भाग वाला है, बटे में आएगा कितना हो जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा, ये गुणा लगा है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 6 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से क्या काटेंगे 11, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 0, 3 से ये कट रहा है 3 दशामन 30, तो 11 10 बचा है, 11 10 की गुणा कितनी, 11 दशामन 110। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। अपान में भी दिया 589 और मल्टीप्लाई में 187। तो आपको ये पूरा पद स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि होता है अगर दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों पद स्क्वायर में हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो क्या करते हैं उसमें इसके फैक्टर हो जाते हैं, एक ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी। ये फार्मूला, ठीक है, ये यहाँ पे लग रहा है। ये ए का मान ये पूरा पद हो गया, पूरा पद ए हो गया, इस पूरे पद को बी मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई हुआ तो एक बार इनको दोनों को प्लस में करके लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो पहले ये वाला अप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या लिखेंगे 589 और प्लस का कितना 187, और पहले जोड़ना है बी को हमें, तो प्लस जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे जो आगे निशान है वही रहेंगे, 589 और माइनस 187, जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होते, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब करना हमें ए माइनस बी, तो ए का मान लिखेंगे पहले, ये वाला पूरा ए का मान है 589 और प्लस 187, ठीक है। फिर माइनस करना है, ये तो ए का मान हुआ, अब माइनस करना है। जब भी कभी आपको घटाना हो, माइनस के आगे जो अंक लिखे जाते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया। और माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जब भी कभी माइनस के आगे लिखी जाती है संख्या तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो 187 हो जाएगा। और ब्रैकेट में अपान में तो चलता रहेगा, अपान में 589 गुणे और 187, इसमें को प्लस माइनस कट जाएगा, 187 प्लस का है माइनस का है, इसमें 589 प्लस का है माइनस का है। चाहे आप जोड़ लें, लेकिन जोड़ेंगे तो ये कटे तब भी कट जाएगा, लेकिन ना जोड़े तो बेटर है। इसको चाहे आप जोड़े चाहे ऐसे लिख दें, 2 बार है ना, 2 × 589, चाहे 2 से इसकी गुणा कर लें तब भी वही आएगा, चाहे इसको दोनों को जोड़ लें तब भी वही आएगा। इधर कितना हो जाए 187 2 बार है, तो 2 से 187 गुणा कर लेंगे, 2 × 187, चाहे आप इसको जोड़ें तब भी यही आएगा, चाहे 2 से गुणा करें भी है। अपान में कितना दिया 589 और 187, ये पूरा देखो 589 से 589 कैंसिल हो गया, 187 से 187, 2 दूनी 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समवर्ग द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। ऑप्शन में दिए हैं, पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो जैसे कह रहा वैसे करेंगे। संख्या मान लो यक्ष हमने मान ली संख्या है, फिर बोला संख्या को 3003 से गुणा किया गया, 3003 से गुणा किया गया, फिर बोला है उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समवर्ग द्वारा विभाजित किया गया। तो आप एक बस याद रखें, 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है वो 1001 होता है। कितना होता है, तीनों की मल्टीप्लाई यही होती है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है 1001 किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से और स्वयं से कट जाएगा। तो ये 7, 11, 13 की गुणा होती है और उसका एलसीएम भी होता है। तो 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होगा, 1001 होगा। 1001 से विभाजित करने के लिए बोला है, फिर बोला है कि विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित, स्वयं मतलब जो संख्या है, फिर संख्या जो है अब स्वयं से विभाजित कर दिया। फिर बोला है परिणाम ज्ञात करें, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये देखो 3 बार में पूरा कट जाएगा, तो 1001 कम और ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। जब भी आपको रेशियो वाले या परसेंट वाले मान दिया हो तो क्या करें, कंपेयर रूल कर लेते हैं, उससे आसानी से लग जाता है। यानी जिसका वैल्यू दिया है वो लिखेंगे, 2500 रुपये दिया है वो ए की वैल्यू है ना, तो 2500 लिख लेंगे 2500, और ये वैल्यू किसकी है वो अपान में लिखेंगे। ए का मान है तो ए का रेशियो कितना है, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है, तो ए का 2 है, तो ये इसका रेशियो कितना 2 है, 2 अपान में हो गया।
अगर बी का भाग होता तो बटे में कितना 5 आता, अगर सी का मान होता है तो बटे में सी का वैल्यू आता 9, टोटल होता तो टोटल कर लेते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में वो लिखा जाता जो हमसे पूछा जा रहा है, अगर बी का पूछा जाए तो बी का रेशियो लिख देंगे, सी तो सी का लिख देंगे, टोटल तो टोटल, जो भी पूछेगा वो वही लिख देंगे हम। तो क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कुल राशि कितनी है, कुल में सभी जोड़ लेंगे, 5 2 7 9 16, तो 16 यूनिट की मान बताना है हमें। 16 काट लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 200, 200 तो ये है और डबल जीरो और है, तो कितना 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये और 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ दोनों के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया गया तो कितने महीने बाद अपने रुपए वापस, तो कितने महीने बाद, यहाँ पे रवि के बारे में पूछा गया, रवि है यहाँ पे, रवि ने, ठीक है, कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले, ये पूछा जा रहा रवि ने कितने महीने बाद पैसे वापस निकाले। इस तरह का प्रश्न आप कोई पेपर उठा के देख लें, यूपी पुलिस का हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, कहीं डाटा बदला होता है लेकिन मेथड लगभग सेम है, बिल्कुल अच्छे समझे, ये जरूर आएगा इस टाइप का प्रश्न। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जो निवेश किया वो लिख लेते हैं। तो निवेश कितना कितना, एक तो नाम डाल लें यहाँ पे, ये रवि है और इधर कौन है, रश्मि है, ये रश्मि है, ठीक है। निवेश कितना किया है, रवि ने 150, अनुपात लगा लो, इन्होंने 200 किया है निवेश, ठीक। उसके बाद में क्या दिया गया, दोनों के बीच लाभ दिया है, कभी कभी लाभ नहीं दिया होता है, लाभ पूछा जाता है, तो ऐसे लाभ भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लाभ का रेशियो दे रखा है और लाभ का रेशियो कितना, 1:2 है, इसका 1 है, इसका अनुपात 2 है, ठीक है, ये दिया है। तो सबसे पहले हम निवेश लाभ, इसमें 3 चीजें होती है, एक समय होता है, समय का रेशियो नहीं दिया तो निकाल लेंगे समय, और समय बराबर होता है लाभ के बटे में निवेश, यानी लाभ बटे निवेश होता है, आपको याद रखना है। तो लाभ कितना 1 है, बटे निवेश 150 है, अनुपात इधर कितना हो जाएगा 2/200 हो जाएगा। तो जितना सिंप्लीफाई होगा उतना काट लेंगे, 2 से देखो ये कट रहा है कितने 100 बार में, ठीक है, और अपान में भी कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10, उसके बाद में तिरछी गुणा कर लेंगे, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, अनुपात ये 3 एकम 3, तो जो समय का रेशियो आया वो 2:3 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा ले लिया, रवि तो कुछ महीने पहले यानी पैसा ले लिया, लेकिन 12 महीनों तक का लाभ दोनों के बीच में, यानी 12 माह तक कौन लगा रहा, रवि ने तो पहले ही ले लिया, रश्मि ने पूरे 12 माह तक लगाया होगा, तो 12 माह लिखेंगे, और 12 माह तक किसने पैसा लगाया, रश्मि ने, क्योंकि रश्मि ने पहले निकाले नहीं, तो रश्मि का रेशियो कितना 3 है, और जिसका पूछा जा रहा है वो गुणे में पूछा जा रहा है रवि का, तो रवि का कितना टाइम है, मतलब रेशियो 2 है। अब कैलकुलेटर 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, यानी 8 माह तक रवि ने पैसा लगाया, उसके बाद निकाल लिया, तो यही पूछा जा रहा है कितने माह बाद निकाला, 8 महीने तक लगाया, तो 8 माह बाद ही आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें कुछ और पूछा जाता है, वो कैसे पूछते हैं कि प्रश्न यही होगा, उसमें यहाँ पे कह देगा कि कितने महीने पहले निकाला, कितने महीने पहले, टोटल 12 माह तक लगाना था, पूरा 12 माह तक लगाना था, लेकिन पूछा जाएगा कितने महीने पहले, तो 8 घटा लेंगे 12 में से 8, यानी 4 माह पहले उसने पैसा निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा रहा कितने महीने बाद, तो 8 माह हो जाएगा। इस तरह सवाल ये लगते हैं। अगला प्रश्न है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई, ठीक है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, अच्छा कोई भी चीज हो या कोई भी मूल्य हो अपने आप में कितने 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दी, 215 में बेची, बिक्री मूल्य है, नहीं विक्रय मूल्य है, तो 215 ये हमने लिख लिया, ठीक है। मूल्य, अच्छा अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, तो अंकित मूल्य अपने आप में कितना 100% नहीं, प्रिंट रेट था उस पर, ठीक है, लेकिन 14% की छूट दे दी गई, 100 पे 14 की छूट दे दी तब ये मूल्य हुआ है, ठीक है। तो 100% की ये वैल्यू नहीं है, ये 14 छोड़ने के बाद में, तो 100 में 14 घटा लें कितना बचेगा 80 और कितना 86, यानी 100 में से अगर हम 14 को घटा लें, 10 में से 4 गया, बचेगा 6, इधर 9 में से 8, 86 बचेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 86% की हो जाएगी, क्योंकि 14% की छूट के बाद में ये मूल्य ना, 100 पे 14 छोड़ दिया तो 86% की वैल्यू हो गई। और जो पूछा था वो गुणे में करना होता है, तो अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य कितना 100%, तो 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। परसेंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाता है, इसलिए नहीं लगाया। अब काट लेंगे, 2 से ये संख्या कट रही, 2 चक्कू 8, 2 तियां
6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, ये 0। अब 43 से देखो सी डायरेक्ट कट रहा है, 5 बार है, 5 तियां 15 और 5 को 20 और 1 21, तो 43 पंचे इतना होता है। अब गुणा कर लेंगे 55 25 यानी 250, तो उसका अंकित मूल्य प्रिंट रेट कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा 250 रुपये। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राशिद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को वही कार्य करने में 21 दिन लगते हैं। ठीक है, अकेले अकेले करते हैं तो ये 15 दिनों में कर पाता है और ये 21 दिन में कर पाता है। फिर बोला एक साथ कार्य पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं, अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सब नाम डाल लेंगे, राशिद है एक, ये राशिद मान लो है, ठीक है, और एक कौन है कौशिक, ये कौशिक। तो समय कितना दे रखा है, टाइमिंग कितनी लगती है, मतलब समय एक 15 दिन लगता है, समय मतलब टाइमिंग वही 15 दिन, और इसको लगता है कितना 21 दिन लगता है। ठीक है, सबसे पहला का हमारा इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा। एक तो आपको एलसीएम लेना अगर जल्दी करना है तो बड़ा नंबर जो हो उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ, और जब दूसरी संख्या से कटने वाली संख्या मिल जाए समझो वही एलसीएम हो जाएगा। 21 दूनी 42 तो नहीं कटेगा, 21 तिया 63 नहीं कट, 21 पंचे 105, 15 सत्ते 105, तो 105 हो जाएगा इसका। चाहे आप अलग भी निकाल सकते हैं जो आपको इजी लगे, 105। तो इफिशियंसी निकालेंगे यानी क्षमता निकालेंगे इसकी, तो क्षमता कार्य करने की कितनी, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 सत्ते 105, तो 60 पावर किसकी है, राशिद की। 21 से भाग करें, 21 पंचे 105, कौशिक की 5 पावर है, तो इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब एक साइड का चाहे आप 105 लिख लें, चाहे आप क्षमता गुणे दिन लिखा जाता है, समय लिखा जाता है, समय या दिन एक ही बात है, तो 7 गुणे 115 लिख लें, या तो आप ये वाला मान लिख लें, चाहे ये लिख लें। ठीक है, तो 7 क्षमता से कितने दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं। इधर साइड में वो रखा जाता है जो पूछा जा रहा है, का एक साथ दोनों कार्य करें। जब अकेला काम करता है 7 क्षमता लगती है उसकी, जो कौशिक 5 क्षमता से काम करता है, जब दोनों जुड़ जाएंगे कितनी पावर हो जाएगी, 7 इसकी 5 इसकी 12 पावर हो जाएगी। तो 12 क्षमता से कितने दिन यानी यक्ष दिन। ठीक है, 12 इधर आएगा, बटे में ही आएगा, तो क्या बनेगा 7 गुणे 15 और बटे में 12। अब काट लेंगे, 4 से कट जाएगा, लेकिन 4 3 से काट लेंगे, 4 ऊपर नहीं कटेगा, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, तो ये अब तो नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा फाइनली यहाँ पे देखो आप 7 पचे 35 और बटे में कितना 4, सही बटे में बना लेंगे, 4 से भाग करें, 4 अठे 32, 4 अठे 32, 33 34 35, 3 बचेगा और बटे में 4, तो ऑप्शन नंबर 8 सही, 3/4 किसमें है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इतने दिन लगेंगे उसे, 8 सही 3/4। अगला प्रश्न है, ललिता 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल सकती है, यानी पैदल चलती है वो 6 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 मीटर और चल सकती है, और 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से साइकिल चला सकती है, लेकिन साइकिल चलाती तो 1 सेकेंड में 25 मीटर चला लेती है। यातायात के दोनों माध्यमों के प्रयोग से उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकेंड लगते हैं। उसने दोनों माध्यमों का प्रयोग किया, ठीक है, और दोनों का प्रयोग किया है, तो टोटल कितना 45 सेकेंड लगे हैं। पैदल भी चली और साइकिल से भी चली, 45 सेकेंड लगे हैं। ललिता ने कितने, यहाँ पे एक ही पाई, कितने समय तक साइकिल चलाई, ये पूछा जा रहा है, उसने साइकिल कितने समय तक चलाई। ठीक है, तो ये तो एक तो आप समीकरण बना के लगा सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लें, तो ये सवाल ऑप्शन से बेटर रहेगा, समीकरण में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये तो पूछा जा रहा है ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई, तो ये उत्तर आंसर साइकिल वाले दिए होंगे, तो मान लो साइकिल उसने 20 सेकंड तक चलाई, कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। ये साइकिल से उसने 20 सेकंड टाइम लगा साइकिल से। ठीक है, टोटल कितना टाइम लगा 45, तो 20 सेकंड जब साइकिल से लगा तो पैदल कितना हुआ, 45 में से 20 घटा लेंगे, कितना बचेगा 25 बचेगा, तो 25 सेकंड उसने क्या किया होगा, पैदल चली होगी, यानी पैदल चली होगी। ठीक है, अब निकाल लेंगे, टोटल दूरी 650 होनी चाहिए। देखो साइकिल से 1 सेकंड में कितना 25, 1 सेकंड में 25 जाती है मीटर प्रति सेकंड, तो 20 सेकंड में कितना जाएगी, 25 दूनी 50 यानी 500 हो जाएगा, 500 मीटर ये हो गया। ठीक है, प्लस पैदल वो 1 सेकंड में 6 मीटर जाती है, तो 25 सेकंड में 25 छक्का 150 हो जाएगा, 150। तो टोटल करके देखें क्या कितना हो रहा है, 500 एक 650, टोटल 650 हो रहा है, जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 650 मीटर की दूरी, तो ऑप्शन में यही करेक्ट हो जाएगा कि इसको साइकिल से कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड टाइम लगेगा। और कोई भी आप हल करेंगे तो इतना टोटल इतना नहीं आएगा, चाहे चेक करके देख लें। आप मान लो इसे चेक करना चाहते हैं कि 45 सेकंड लगते हैं, तो साइकिल से उसको मान लो 15 लगे। ठीक है,
और कितना बचा, 45 में से 15 घटा लो, कितना 30 बचेगा। तो 30 सेकेंड उसको पैदल लगे होंगे, 30 सेकेंड पैदल, क्योंकि टोटल उसने बोला 45 सेकेंड, ठीक है। तो ये साइकिल से 15 है, 15 और 25 गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 पना 75 के 5 और 15 दूनी 30 7 सेकेंड, 375 तो यही हो गया, ठीक है। 30 सेकेंड उसको पैदल, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 6 6 18 180 हो जाएगा। तो कहाँ कितना आएगा, 5 हो गया और 7 8 15 का 5 हो गया, 3 1 4 555 आ रहा है, लेकिन टोटल दूरी की 650 है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 सेकेंड में उसने साइकिल चलाई। अगला प्रश्न है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किमी की दूरी 1 घंटे में तय करती है, धारा की गति क्या होगी। तो नाव की चाल होती है, गति मतलब चाल की बात है, तो उसको हम x मान लेंगे और धारा की जो है उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। और जब एक ही दिशा में जाती है, ठीक है, तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं और विपरीत में जाने पे नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। दोनों हम चालें निकाल लेंगे। पहले दिया है धारा की दिशा में, तो एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, नाव की चाल प्लस और धारा की चाल, ठीक है। और विपरीत में ये दिया है धारा के विपरीत, तो विपरीत में x माइनस वाई हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट सीधे लिखा करो कि धारा की दिशा है तो x प्लस वाई लिखा करो, और धारा के विपरीत है तो x माइनस वाई। x मतलब नाव की चाल जो पहले जो चल रही है चीज, और y धारा की चाल, नदी की चाल y, ये y होती है, ठीक है। इसके बारे में अब फार्मूला आपने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे कितना हो जाता है, समय, ठीक है, दूरी बटे समय, यही अप्लाई कर देंगे। तो चाल ये हो गई, ठीक है, धारा की दिशा में चाल, दूरी कितनी 8 किमी 1 घंटे में, तो दूरी बटे समय, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान कितना 8 हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लें, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये समीकरण पहली हो गई। फिर दिया है ये विपरीत वाला दिया है, तो धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई चाल हो गई। तो चाल का फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन मान विपरीत वाले पढ़ेंगे। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 2 बटे 1, 2 बटे 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण दोनों बन गई। जब भी आपको पहले जो दिया है x की वैल्यू निकालनी हो तो दो जो मान है इनको जोड़ के आधा कर लेंगे। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो घटा के आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे किसकी, धारा की गति पूछी जा रही है, धारा मतलब y की, ठीक है। तो y निकालना हो, सीधे घटा के आधा कर लेते हैं, दोनों घटाएंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का आधा कितना हो जाए 3, तो आंसर कितना हो जाए 3 किमी प्रति घंटा। और आपको याद भी रखना है कि ये x y इसी में नहीं, कोई भी समीकरण ऐसी हो दोनों मान एक जैसे हो, खाली एक प्लस का और एक माइनस का हो। पहले वाला मान निकालना हो तो जोड़ के आधा करते हैं, जोड़ के आधा, और अगर बाद वाला निकालना तो घटा के आधा करते हैं। अगर x का मान निकालना होता तो 8 2 जोड़ लेते, 8 और 10 का आधा 5, तो नाव की चाल कितनी 5 किमी हो जाती, प्रति घंटा हो जाती, धारा की 3, तो 3 कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51, यानी 11 जब पारी उसने खेली, 11 पारी हो गई, तो उसका जो एवरेज औसत था, एवरेज था रनों का, वो 51 था, ठीक है। अपने औसत को 2 बढ़ाने के लिए वो चाहता है कि 2 एवरेज बढ़ जाए, नहीं 53 हो जाए, ठीक है। सम्राट को अपनी अगली पारी, अगली मतलब 11 के बाद में कौन सी पारी होगी, 12वीं पारी होगी, अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है। तो पूछा ये जा रहा था 12वीं पारी में सम्राट कितने रन बनाए कि एवरेज उसका कितना 53, यानी 2 बढ़ जाए, ठीक है। तो एक तो उसको बारी बारी में कितने रन बनाने होंगे, 51 तो एवरेज है, ये तो उसको बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर 51 नहीं बनाएगा, 51 से कम हो जाएगा। देखो एवरेज का मतलब होता है सभी की वैल्यू एवरेज बराबर कर देता है। अगर हमको एवरेज 5 का बढ़ाना है तो जितने कैंडिडेट हो गए सभी का मान 5 तक बढ़ाना पड़ेगा, ये नहीं 1 का ही बढ़ा दिया। तो 2 रन बढ़ाने हैं, ठीक है, तो प्लस, लेकिन 2 बढ़ाने तो है, लेकिन खाली 2 1 को अकेले बढ़ाने नहीं, कितनी पारियां हैं 12 है, तो 12 पारियों में 2 रन बढ़ाने होंगे, ठीक है। टोटल कितने हो जाए 51, तो ये है ही है, प्लस 12 दूनी 24, ये अब जोड़ लेंगे, 4 और 1 कितना 5 हो जाएगा, 5 2 7। तो अगर 12वीं पारी में वो 75 रन बनाता है तो उसका एवरेज कितना 2 बढ़ जाएगा, कितना 51 था, कितना 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बनाता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वही, हालांकि वर्ग आप जानते होंगे, जैसे वर्ग एक है, ये वर्ग एक तार को मोड़ा गया, ये वर्ग 4 भुजाएं बराबर होती हैं,
ये वर्ग बन गया। और इसी तार को बोला है कि अगर वृत्त के आकार में मोड़ दें ये, तो आपको समझ में आ रहा हो क्या नहीं बदलता है इसमें। तार की जो लंबाई होगी वो तो नहीं बदलेगी, वो तो वही रहेगी, क्योंकि तार को मोड़ के कुछ भी बना लो तार की लंबाई तो वही रहेगी, क्षेत्रफल बदल जाएगा, हर चीज़ बदल सकता है, लेकिन तार की लंबाई नहीं बदलेगी। ठीक है, तो तार की लंबाई यहाँ से लेके पूरा ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे परिमाप है, तो यहाँ पे परिमाप हो गया। और यहाँ पे ये पूरी यहाँ से लेकर तार इतना है, इसको क्या बोलेंगे, परिधि। इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप है और वृत्त की परिधि वो इक्वल होगी, क्योंकि तार की लंबाई तो बराबर है, तार छोटा तो किया नहीं, तो यही अप्लाई कर देंगे। यानी वृत्त की परिधि जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप। और इसके बाद में दे क्या रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मान दे रखा है कितना, 484। घात तो हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 होता है। तो भुजा जो आई है वो कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो भुजा इधर डाल देंगे। ठीक है, परिधि क्या होती है, 2πr, 2π × r बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी, 22 है। ये वर्ग का फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अप्लाई कर देंगे वैल्यू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर बराबर 4 गुणे 22। अब काट लेंगे, देखो 22 से 22 कट गया, 2 से काटेंगे तो दूनी 4। अब तिरछी गुणा में 7 तो उधर चला जाएगा, गुणे में 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आर बराबर 7 दूनी 14। त्रिज्या तो आ गई, पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है, 14 है। इसको 2 बार लिखना है, तो ये अलग है इतना, वो अलग है। ठीक है, काट लेंगे 7 से 7 दूनी 14। अब 14 दूनी 28 हो गया, 28 की 22 से गुणा करनी है, तो 28 दूनी 56 का 6 हासिल 5 हासिल, तो 5 है, फिर 28 दूनी 56 और 5 61 हो जाएगा, तो 6 से 16 हो जाएगा। आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो जो वर्तमान का दे रखा है ए और बी, ए अनुपात बी की वैल्यू दी है, वर्तमान की दी है। वर्तमान कितना रेशियो दे रखा है, 9:10 दिया है। ठीक है, प्रेजेंट का, उसके बाद में लिखा है 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद, तो लिख देंगे 8 वर्ष बाद। ठीक है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, उसका रेशियो बोला 11:12, ये 11 हो जाता है, ये 12 हो जाता है। ठीक, इसके बाद में पूछा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तभी हम निकाल पाएंगे जब वर्तमान की हमें वैल्यू पता होगी, उम्र पता होगी। लेकिन ये तो रेशियो पता है, लेकिन हमें पूरी उम्र नहीं पता है, तो उम्र निकालने की सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो गुणा करके बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे तो 9 2 11, 2 का डिफरेंस है, 10 2 12, 2 का है, तो ऐसे काम हो जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का, 8 ही का तो अंतर है उम्र में। ठीक है, 8 साल बाद बोला है तो 8 है। रेशियो में कितने का अंतर है, 9 और ये 11, 2 का अंतर है, तो 2 से काट लेंगे, तो 1 यूनिट 4 के मान बराबर आ गया। अब वर्तमान कितना रेशियो 4 है, तो 4 से गुणा कर लेंगे, 4 ने 36, तो ए की उम्र 36 वर्ष हो जाएगी। 4 से ये गुणा 4 समान 40, बी की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये उम्र आ गई, ये वर्तमान की उम्र आ गई, 36 है ए की और बी की 40 है। लेकिन पूछा जा रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष लिखा है आपसे, 3 वर्ष बाद का पूछा रहा है, तो 36 साल का है, वो 3 साल और जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 36 39 साल का हो जाएगा वो। जो 40 साल का 3 साल बाद कितना, 43 का हो जाएगा। तो ये जो पूछा जा रहा है, जोड़ 9 3 12 का 2 और 4 3 7 1 8, तो उनकी उम्र का योग 82, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न ये है, 72 × 73 × 78 और × 76 है को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको 35 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा जा रहा है। एक तो अगर आप इसकी गुणा करेंगे और फिर भाग करेंगे तब तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, तो डायरेक्ट भाग कर लेंगे। इसको किससे डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 35 से भाग लगाएंगे, अगर ये संख्या ज़्यादा होगी तो प्लस का बचेगा रिमाइंडर, अगर ये छोटी होगी तो माइनस का बचता है। तो 35 से भाग इसमें भाग लगाएंगे, 35 दूनी 70 प्लस का 2 बचेगा, ज़्यादा है ना ये, 35 दूनी 70 प्लस का 3 बचेगा, 3। ठीक है, 35 दूनी 70 ये 8 बचेगा और 35 दूनी 70 ये 6 बचेगा। ये भी फिर गुणे में है, इनकी भी गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 6 8 48,
48 लिख लो, ठीक है। और गुणे में कितना 6 है। अब इसे फिर भाग करेंगे 35 से, तब तक भाग करेंगे जब तक 35 से छोटा नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है। 35 से भाग करें, 35 से कम 35 और कितना बचेगा 13 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 छक 78 हो जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगा। तब तक गुणा करेंगे, भाग करेंगे जब तक 35 छोटा नहीं आ जाता। फिर 35 दूनी 70, कितना 8 बचेगा, तो यही फाइनली हो जाएगा 8, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ दैनिक पारिश्रमिक रुपए में पाने वाले कामगारों की संख्या निरूपित करता है। कामगारों की कुल संख्या 200 है, ठीक है। एक ग्राफ दे रखा है, ये इस पे क्या लिखा है, ये संख्या है कामगारों की संख्या, ठीक है। कितनी है 20 है, ये 20 है, ये 25 कामगार हैं, ये 30 कामगार हैं, ये 25 है, ये 40 है, 60 कामगार संख्या है। और यहाँ पे जो पारिश्रमिक मिलता है वो दे रखा है, ये 400 रुपये मिलते हैं कितने लोगों को, 20 लोगों को। 450 रुपये 25 कामगारों को, 550 30 कामगारों को, ऐसे ही 600 है, 650 है, 700 है। रुपये 550 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या। तो 550 से कम जो है वो देख लेंगे, तो 550 की ये लाइन है 550, ठीक है। तो इससे कम इधर होंगे, तो ये टोटल कर लेंगे, कितने लोग हैं 20 और 20 40 45 ये लोग हो गए कामगार जो 550 रुपये से कम पाते हैं, ठीक है। और फिर कहा है कुल संख्या हो गई 550 या अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या, यानी 550 पाते उनको भी मिलाना है और उससे अधिक वाले भी मिलाने हैं। तो 550 की ये लाइन हो गई, अधिक वाले ये हो गए, ये सब टोटल कर लेना है, कितना बनेगा 60 40 100 हो गया, 100 और 130 20 150 5 55 155 ये हो गए हैं अधिक वाले, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कुल, यहाँ पे कुल संख्या लिखा है से कितने प्रतिशत कम है, तो कम पूछा जाए तो अंतर कर लेंगे, तो अंतर कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक। जब कभी आपको कम पूछा जाए किससे कम है, तो बटे में अधिक वाला मान आता है, यानी तो कमी में कमी पूछी जाए तो अधिक वाला मान आता है, और प्रतिशत अधिक पूछा जाए यानी अधिक मान पूछा जाए तो कम वाला मान आता है। ऐसे समझ लो प्रतिशत कमी, यानी किसमें कमी है, इसमें इससे कमी है ना, तो बटे में कितना आएगा 155 आएगा। परसेंट के लिए गुणे में कर लेंगे 100 और कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से डिवाइड होगा, 5 में 15 5 एकम 5, 5 से काटेंगे तो इसी को काट लो, 5 दूनी 10 0, तो कितना बनेगा 11 दूनी 22, यानी 2200 ऊपर हो गया, 5 में 31, तो 31 से इसको भाग दे देंगे, 31 से 2200 को भाग करना है, 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 7 21, 10 में 7 3 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लिया। अगर उतारने के बाद भी पढ़ा नहीं जाता तो पहले तो 0 लगता है, फिर कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब आगे इतने में चेक कर लो, अब ये 45 से ये 60% ये 70 पॉइंट है, तो लगभग कितना 70.9, यही आंसर हो जाएगा। चाहे आप आगे भी कर सकते हैं, कितना 9 बार जाए, यहाँ पे कितनी बार जाए 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 9 तिया 27, पहला अंक देख लिया, पहले अंक पे ही आपको मिल जाएगा 70%, 70.9% ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 500 रुपये से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले कामगारों की कुल संख्या। तो 500 से कम कौन से हैं, 450 है और 400 है, तो ये टोटल संख्या कितनी है 25 और 20 45, ये 45 हो गई, ठीक है। और फिर बोला है कि कुल संख्या तो हो गया का रुपये 600 से अधिक, तो 600 से अधिक ये 600 वाली लाइन है, 600 से अधिक कौन से, ये वाले हैं, तो 60 है 40 कामगार हैं, कितने 100 हैं 100 हैं। अब कहा है कुल संख्या से अनुपात ज्ञात की, रेशियो पूछा गया, तो 5 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 5 ने 45 और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 0, तो 9:20 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है उन श्रमिकों के प्रतिशत के बीच अंतर क्या है जिनकी दैनिक मजदूरी 500 से कम है तथा जिनका दैनिक वेतन 600 या 600 से अधिक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे परसेंटेज, दैनिक मजदूरी 500 से कम है, तो 500 से कम कौन से कितने लोग हैं, 25 हैं और ये 20 है, यानी टोटल 45 लोग हैं, 45, लेकिन परसेंट में कितना है, टोटल वैल्यू पीछे इस ग्राफ की दी थी, टोटल कामगार जो है 200 है, 45 है कितने में 200 टोटल है कामगार, परसेंट के लिए गुणे में 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 245 को भाग करेंगे तो 22 पॉइंट दूनी 4 दूनी 4 बन जाएगी,
तो इतने परसेंट तो ये 500 से कम वाले हैं, ठीक है। और कहा है तथा जिनका वेतन दैनिक वेतन 600 रुपये या 600 से अधिक, तो 600 को भी काउंट करना है, 600 से अधिक को भी। तो 600 की लाइन ये है 25 और उससे अधिक 40 60, टोटल कितना हो जाएगा 125। यानी 125 कामगार हैं, टोटल कितने हैं 200 हैं। तो परसेंटेज निकालना है गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से डिवाइड करें 2 छंग 12, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाएंगे तो 5 10, तो 62.5% ये हो जाएगा। और डिफरेंस पूछा गया इसको तो अंतर कर लेंगे, तो 0.5 है, 5.0 बचेगा। और 2 में से यहाँ पे 2 जाएगा 0 बचेगा, फिर 6 है, 6 में से 2 जाएगा 40। तो 0.0 चाहे लिखो या ना लिखो कितना हो जाएगा 40%, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उनके बीच डिफरेंस है वो 40% का है।